द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आप लोगों की अगली शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट परीक्षा के लिए हम लोग यहां पर गणित के 10 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आपकी परीक्षा में गणित के टोटल 20 प्रश्न आते हैं और ये जो 20 प्रश्न होते हैं यही प्रश्न आपको मेरिट में सिलेक्शन दिलाते हैं। अब आप ये प्रश्न पूछेंगे कि ये सारे प्रश्न जो 10 प्रश्न हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग रोज सवेरे 10 बजे 150 प्रश्नों का क्या करते हैं भैया, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट कब आता है? रोज सवेरे 10 बजे आता है। इसमें से हम लोग 4 से 5 पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं, जिनमें से एक पब्लिकेशन है अग्रवाल पब्लिकेशन का एग्जाम कार्ड। तो जो एग्जाम कार्ड की बुक है उसी बुक से हम लोग ये सारे प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। और एक चीज यहाँ पर जानना और समझना आपको बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग यहाँ पर गणित के प्रश्नों को रटते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं भैया, सीखते हैं। अगले 4 से 5 महीने में जब भी आपकी परीक्षा होगी तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इतने दिनों में आपको गणित बिल्कुल सिखा दी जाएगी, किस प्रकार प्रश्नों को पढ़कर हमें आंसर उन्हीं प्रश्नों में से निकालना होता है। इस हमारे वीडियो लेक्चर का मेन उद्देश्य यही है कि अगले 3 से 4 महीने तक अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो गणित में जो आपके 20 प्रश्न आते हैं उनमें से 8 से 10 प्रश्न आप मौखिक ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर मौखिक ना कर पाए तो कम से कम 1 या 2 लाइनों में ही आंसर निकाल लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मेरिट में सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम तो सुपर टेट का क्वालिफाई कर ही लेंगे, बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरिट में सिलेक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नौकरी मेरिट से ही बनती है। तो हमारे अगले 3 से 4-5 महीने का टारगेट यही है कि 20 में से कम 8 से 10 प्रश्न हम लोग मौखिक ही सॉल्व कर सकें। ये करने के लिए हमें गणित को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखना होगा, रटना नहीं है। और सब यूट्यूब चैनल आपको जादू दिखाते हैं कि देखो जादू देख लो और ये इसका आंसर हो गया। उस तरह के जादू से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको गणित सीखना ही पड़ेगा। तो चलिए ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न बहुत ही आसान है। आप लोग ये मत कहिएगा कि कोई प्रश्न आसान है कोई प्रश्न कठिन है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम कार्ड की बुक से लिए गए हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और सारे जो पब्लिकेशन है उन सारी पब्लिकेशन का जो गणित का प्रैक्टिस सेट है वो सब कुछ सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है भैया, तो बातें बहुत हो गई, अब अपने पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आपका 4x² + 4x + 1 = 0 के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करिए। तो जो मूल्य होते हैं उसमें आपको a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। a क्या होता है, a जो आपका ये x² होता है दिख रहा है, इसके बगल वाली संख्या हमारी a कहलाती है। तो a का मान यहाँ पर हो गया कितना भैया, 4। ये 4 है, ऐसे लिख देते हैं। b क्या होता है, b जो x होता है उसके बगल वाली संख्या होती है। तो यहाँ पर प्लस माइनस का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इन सब में प्लस लगा है इसलिए b का मान भी प्लस होगा। अगर जहाँ माइनस लगा होगा वहाँ b का मान या a का मान माइनस में रहेगा। c क्या होता है, c ये अचर संख्या होती है, तो c का मान कितना है भैया, 1। तो a b c सबका मान निकाल चुके हैं। और मूलों का जो समीकरण होता है वो होता है b² - के 4ac। पहले इसमें आप मान निकाल लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं क्या होता है। b का मान 4 है तो 4 रख दीजिए, 4 का यहाँ वर्ग करना है - के 4। a का मान कितना है भैया, 4 और c का मान कितना है, 1। 4 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 16 - 4 चौके 16, 16 कम 16। तो 16 और 16 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया 0। तो जब भी हम b² - 4ac का मान निकालते हैं, इस प्रकार जो हमारा समीकरण दिया होता है इसमें a b c तीनों का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं और फिर b² - 4ac का मान निकालते हैं। अगर 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारे मूल होते हैं वो वास्तविक और समान होते हैं। पहला विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ये वाला जो समीकरण है, इस समीकरण से कितनी कंडीशन हमारी उत्पन्न होती हैं, 3-4 कंडीशन उत्पन्न होती हैं। वो तीनों 4 कंडीशन कक्षा 9 की किताब में दिया गया है, उसको आप रख लीजिएगा। डिटेल में अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि अगले कुछ ही दिनों में आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मिलने लगेंगी, यानी कि प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस और ये आपका जो मूल हैं, ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी। तो उसमें हम लोग ऐसी चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए प्रश्न के हिसाब से ही हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। आप कक्षा 9 की बुक उठाइएगा, उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दें, आप लोग कहेंगे कि बोलते बहुत है, लेकिन यहाँ पर बोलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें की गलती की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है।
ठीक है। आपके पास अगर सुपर टेट की आप गणित की तैयारी कर रहे हैं तो कक्षा 6 की बुक आपके पास होना चाहिए, कक्षा 7 की बुक होना चाहिए, कक्षा 8 की बुक होना चाहिए। अगर आप गणित के बहुत ज़्यादा कमजोर अभ्यर्थी हैं तो यूपी बोर्ड में जो कक्षा 6, 7, 8 की किताब आती है जो सरकारी स्कूलों में चलती है वो आपके पास होना चाहिए। अगर गणित में आप 15 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर लाना चाहते हैं तो ये 9 की बुक और 10 की बुक भी आपके पास होना चाहिए। ये यूपी बोर्ड की बुकें जो हैं इसको खरीद लीजिए, ठीक है। अभी तो सब एनसीईआरटी चल रहा है, लेकिन आप 1-2 साल पुरानी जो किताबें हैं उसको आप खरीद लीजिए, कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 जो आपका यूपी बोर्ड में चलता है, ठीक है भैया। उससे आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे हमने कहा कक्षा 9 में ये दिया गया है तो आप ये वाला चैप्टर उठाइएगा कक्षा 9 से और सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसके रट डालिएगा। यही 4 टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं b² - 4ac होने पर, ठीक है। तो पढ़ने का हमारा यही मेन उद्देश्य होता है कि जो प्रश्न मिले उस प्रश्न को समझें और उसके आधार पर जो हमें पढ़ना है उस चीज़ को हम डिसाइड भी कर लें कि आगे हमें आज या 1-2 दिन बाद हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं अपने 52 नंबर के प्रश्न पर। देखिए इस प्रश्न का एक शॉर्टकट मेथड होता है, लेकिन हम शॉर्टकट मेथड नहीं समझाएंगे, हो सकता है बहुत से लोग वो चीज़ ना समझ पाएँ। तो क्या करिएगा, ये आपका समीकरण दिया गया है, ध्यान से इस समीकरण को देख लीजिए और इस समीकरण के आधार पर आपको P/Q का मान आपको निकालना है। तो क्या करिए, ये समीकरण आप यहाँ पर लिख लीजिए 9.48 और क्या है 48 और 48, ये असंख्य बार है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके लिखा है। इसको आप x मान लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं यहाँ पर, इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है। शॉर्टकट मेथड हम लोग फिर कभी बता देंगे, अभी सिंपल तरीके से समझ लीजिए। अब क्या करिए, इसमें ऐसी संख्या से चाहे 10 से चाहे 100 से चाहे 1000 से आपको गुणा करना है जिससे दशमलव की बाद वाली संख्याएं कट जाएं। तो अगर इस दशमलव को, 1 मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं तब आपको समझ में आएगा। हाँ भैया, अगर हम दशमलव, इस वाले दशमलव को यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ 4 के बगल भेज दें तो 84 होगा। अगर इस दशमलव को हम लोग यहाँ भेज दें, 2 अंक बाद भेज दें तो 48 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें दशमलव को 2 अंक पीछे भेजना है। तो 2 अंक पीछे भेजने के लिए इसी संख्या में, ऊपर वाले समीकरण में 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है भैया। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, इस तरफ 100x हो गया, इधर क्या होगा, दशमलव 2 अंक पीछे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 948.48 और 48, और ये असंख्य बार है तो 48 और एक बार और लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया है उसका कारण आपको समझा दिया है कि चाहे 10 से गुणा करिए, चाहे 100 से, चाहे 1000 से, ऐसी संख्या से गुणा करना जिससे ये दशमलव के बाद वाली संख्याएं सब एक समान हैं। तो इस वाले समीकरण में देखिए दशमलव के बाद वाली संख्याएं बराबर हैं, इस समीकरण में देखिए दशमलव के बाद वाली संख्याएं बराबर हैं। अगर हम 10 गुणा करते तो यहाँ 84 आता तो हमारी बराबर नहीं होती, 1000 गुणा करने पर भी बराबर ना होती, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करिए, इस दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटा दीजिए तो 100 में से x जाएगा, कितना बचेगा भैया, 99x बचेगा। इधर क्या बचा, दशमलव के बाद तो बराबर, दशमलव के बाद वाली संख्याएं बराबर हैं इसलिए कट जाएंगी। तो यहाँ बचेगा आपका दूसरे समीकरण में, नीचे ये वाला समीकरण में 948, तो यहाँ बचेगा -9। जब इसको घटाएंगे तो दशमलव के बाद वाली संख्याएं कट जाएंगी, तो उसको हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ बचा है भाई 99x और यहाँ बचा है आपका 948 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 939, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान कितना होगा, 99 का 3 भाग कर दीजिए तो 939 बटे हो गया आपका कितना भैया, 99। अब आपको इसी का मान तो निकालना था और इसको हमने समीकरण में क्या माना था, इसको हमने समीकरण में x माना था, यानी कुल मिला के आपको x का मान निकालना है। इस सारी संख्याओं को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, नीचे है 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो 3 3 3 ये आ रहा है। तो कुल मिला के आपका ये वाला आंसर होगा 313/33। कहाँ पर है, 313/33 विकल्प सी में है, तो विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो उम्मीद है ये बिल्कुल आसान तरीका आप बिल्कुल समझ चुके हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी होता है, शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग फिर कभी बता देंगे। उससे क्या होता है कि आप इतना सब लिखना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल देंगे, तो उसको हम लोग फिर कभी सॉल्व करते हैं, ठीक है भैया। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं कि यहाँ हमने 100 का गुणा क्यों किया, 100 गुणा इसलिए किया क्योंकि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं वो सब बराबर हो जाए। उसके बाद नीचे वाले समीकरण, यानी बड़े जो नीचे वाला ये वाला समीकरण है, ये हमारा बड़ा समीकरण है, इसमें से पहला वाला समीकरण घटा देंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर होने वाली नहीं है।
अगला प्रश्न आप सभी लोग देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है। ये आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके इसको आंसर निकालना। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। क्या करिए, पहले ये जो ए बी है, ए बी का इस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में गुणा कर दीजिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसमें इसका गुणा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में कर दीजिए। तो ए बी को अंदर हम भेजेंगे तो ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ए बी को अंदर भेजेंगे तो ए बी, ये ए बी किसके पास जाएगा, वाई के पास जाएगा, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब यहाँ एक्स वाई है, एक्स वाई को पहले में गुणा करेंगे तो एक्स वाई ए स्क्वायर हो जाएगा। इस एक्स वाई का बी स्क्वायर में करेंगे तो प्लस के एक्स वाई और बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्या करिए, अब ये करिए कि जहाँ पर ए एक्स है, यानी कि पहला वाला समीकरण और तीसरा वाला समीकरण, इसको बगल बगल लिख लीजिए। ए बी एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स वाई ए स्क्वायर, ठीक है। और ये दूसरा, ये वाला दूसरा और ये वाला चौथा समीकरण, इसको बगल बगल लिख लीजिए। ए बी वाई स्क्वायर और प्लस के एक्स वाई बी स्क्वायर, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा। कैलकुलेशन में या लिखने में कभी भी गलती मत करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। जो कॉमन हो उसे आप बाहर निकाल लीजिए, आपका आंसर बस आने ही वाला है। यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एक्स है, यानी कि ए एक्स कॉमन है। तो जब ए एक्स हमने बाहर निकाला, यहाँ से ए निकाल लिया, यहाँ से एक्स निकाल लिया, तो यहाँ से बचा बी और यहाँ से एक्स स्क्वायर 2 बार था, एक एक्स बाहर है, एक एक्स बचेगा। यहाँ पर क्या है, x तो बाहर है, y बचा, और यहाँ पर क्या बचा, a। तो a हम पहले लिख देते हैं, सॉरी ये a बचा, ये वाला a बचा, ये वाला y बचा, तो a पहले लिख देते हैं, ay हो जाएगा। अब आगे वाले समीकरण में देखते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन है, a तो कॉमन है नहीं, b है और y है, हाँ b y कॉमन है, तो b y यहाँ पर कॉमन हो गया। तो यहाँ से बचा a, यहाँ से बचा y, तो a y, और यहाँ से क्या बचा है, यहाँ से बचा ये वाला b बचा, ये वाला x बचा है, तो b x, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो इस ब्रैकेट के अंदर है वही चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है बस। तो क्या करिए, इसको कॉमन ले लीजिए। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, बी एक्स प्लस के ए वाई। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा है ए वाई और यहाँ से बचा है बी वाई। अब आपको देखना ध्यान से कि ये किस विकल्प में आ रहा है। ए एक्स प्लस बी वाई, ये वाला समीकरण देखिए, ये यहाँ पर लिखा गया है, और बी एक्स प्लस ए वाई, ये वाला समीकरण यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है और कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो यानी कि पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान प्रश्न, थोड़ा सा गुणनखंड कर लेना है। आज के प्रश्न थोड़ा सा आसान है, तो इतना आसान प्रश्न भी आपकी परीक्षा में नहीं आते हैं, कुछ प्रश्न तो कठिन ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 54 नंबर के प्रश्न पर। देखिए, ये जो आकृति है, इस प्रकार से आकृति आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है ना भैया। तो ये क्या होती है, एक जो समांतर रेखाएं होती हैं उसकी आकृति आपने देखा होगा कक्षा 9 में अगर गणित पढ़ी होगी, या कक्षा 8, 7 और 8 में भी इस प्रकार की आकृति बनी है। तो इसमें निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो ये वाली जो रेखा है एल, ये वाली और एल, ये वाली, ये एम, एल और एम आपकी 2 रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे से समांतर रेखाएं हैं। और ये क्या होती है, एक प्रतिच्छेदी रेखा होती है, ये एच वाली एक प्रतिच्छेदी रेखा होती है जो इसको क्रॉस करती है। तो इस प्रकार से जब आकृति बनी हो तो ये वाला जो कोण होता है और ये वाला जो कोण होता है, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो वो हमारा जो टोटल होता है 180 के बराबर होता है। तो ये वाला नीचे वाला कोण कितना है, नीचे वाला कोण है आपका 4x, ठीक है। ऊपर वाला कोण कितना है, 3x प्लस के 5 बराबर कितना होता है, हमने बताया इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश होता है। अगर इस प्रकार की आकृति बनी होती है, एक प्रतिच्छेदी रेखा 2 समांतर रेखाओं को जब काटती है तो हमारी इस प्रकार की आकृति बनती है। और इस प्रकार की आकृति में ये दोनों जो कोण होते हैं उनका टोटल 180 अंश होता है। चलिए जोड़ते हैं, 7 4 4x प्लस 3x हो जाएगा 7x, और इस 5 को इस तरफ ले जाके घटा दो तो 180 में से 5 जाएगा तो बचेगा 175। x बराबर ये 7 इधर जाएगा, ठीक है, 7 का 3 गुणा होगा तो नीचे जाएगा 175 के, भाग जब करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35, x का मान 25 डिग्री आएगा। यानी कि विकल्प भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। प्रश्न को समझते जाइए, पढ़ते जाइए, रटने की कोशिश मत करिए, आंसर निकालने की कोशिश ज़्यादा मत करिए, पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसमें लिखा गया है कि
ये एक संख्या दी गई है, इसमें आपको 9 के और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो 9 कहाँ पर भैया, ये है, तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख लेते हैं। 9 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं। तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका पूछा जाता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतना जीरो लगा देते हैं। तो 3 संख्याएं थी, 3 जीरो लगा दिया। अब 3 का पूछ रहा है, 3 कहाँ पे भैया, 3 आपका ये है, तो 3 यहाँ पर लिख लो। और 3 के बाद कितना संख्या, एक संख्या है, तो 3 लिख लो, और 3 के बाद एक संख्या यानी ये हो जाएगा 30। तो पहली संख्या होगी 9000, दूसरी संख्या होगी 30। इसको घटा देंगे, इसका अंतर आपसे पूछ रहा है, घटा दो, तो 0 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 9, और यहाँ पर कितना हो गया 8। 8970 8970 आपका यहाँ पर है, विकल्प बी में है, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 56। देखिए अब इतना आसान प्रश्न तो हम करेंगे नहीं, ये प्रश्न आपको करना है, ये प्रश्न आपको ही करना है। इसमें चौथा कोण निकालना है। चतुर्भुज के चारों कोण कितने होते हैं, 360 अंश होते हैं। 3 कोण आपको दिए गए हैं, तीनों कोणों को जोड़ लीजिएगा, 360 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और इसका जो आंसर रहेगा विकल्प डी इसका आंसर रहेगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको मिला है। एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया है। पहले चलो चित्र बना देते हैं। एक वृत्त है, बहुत लो, पहली बात तो ये वृत्त बनता नहीं, गोला बनता नहीं है। हटाओ, इसको अच्छा से बनाते हैं, 1 मिनट, अच्छे से गोला बनाते हैं भैया, इसको मिटा देते हैं हम लोग। जब बनाना है तो थोड़ा ढंग से बनाओ, ठीक है। कोशिश करते हैं चित्र बनाने की। यहाँ नीचे बनाते हैं, चलो बहुत बढ़िया तो नहीं बना, लेकिन बन गया कुल मिला के। एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाना है, तो ये वर्ग चलो बना लेते हैं भैया। इस पे ये वर्ग तो नहीं लग रहा है, ये आयत लग रहा है, लेकिन आप लोग इसको वर्ग ही मान के चलिए। वर्ग वो होता है जिसकी 3 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है भैया, इसको वर्ग ही मान लो, ठीक है। आयत जैसा लग रहा है लेकिन वर्ग मान लेते हैं। तो एक वृत्त है, उसके अंदर वर्ग खींचा गया है। वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न है, तो हम लोग जब एसएससी को पढ़ाते थे भैया लखनऊ में, तो वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को मौखिक ही सॉल्व किया जाता है। आपका जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हो, और इस प्रकार के प्रश्न एसएससी में बहुतेरे आते हैं, बहुते भर भर के आते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों का जो आंसर होता है वो 11:7 होता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा रट भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग एसएससी में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। पूरी किरण पब्लिकेशन है वो पूरा सॉल्व हो जाता था, एक बार नहीं 10वीं बार 20वीं बार सॉल्व होता था। तो ऐसे प्रश्न जो है रटे होते थे, तो इसका आंसर आप रट सकते हैं। बहुत सारे आपके यूपी सुपर टेट में ऐसे प्रश्न आते हैं, 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आंसर फिक्स होता है, वो कभी बदलता नहीं है। अब ये कैसे होगा, चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है भैया। तो चर्चा करने के लिए पहले हम लोग पेन का कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ये एक वृत्त बना है, स्वाभाविक सी बात है। ये देखो यहाँ पर एक केंद्र होगा, केंद्र O होगा, केंद्र से ये वृत्त तक की दूरी क्या होगी भैया, ये त्रिज्या होगी, त्रिज्या R कहते हैं। अगर हम लोग इसको मिला दें तो ये यहाँ से इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ तक की दूरी ये भी R होगी, ठीक है। तो कुल मिला के हमें 2 चीज़ें निकल के आ गई कि जो वृत्त की त्रिज्या है उसको हमने मान लिया है R, ठीक है। और यहाँ वर्ग का ध्यान से देखिए, वर्ग का विकर्ण ये क्या है, देखो भैया वर्ग का ये ए बी भुजा है, इसको हम ए मान लेते हैं। ये बी सी वर्ग की भुजा है, ये भी ए है, लेकिन हमें ए नहीं पता, हमें ए सी का मान पता है, ठीक है। ए सी का मान ये हमने माना है, पता नहीं है। तो यहाँ आर है, यहाँ आर है, यानी वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना है, 2r है। कुल मिला के आपको ये कहने का हमारे यहाँ पर मतलब था कि इस समीकरण में, इस चित्र में हमने जो वर्ग की त्रिज्या है उसे r माना है, और तो वृत्त की जो त्रिज्या है उसे r माना है, और तो वर्ग का जो आपका विकर्ण होगा वो 2r हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। अब हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं। एक तरफ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और एक तरफ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और दोनों के बीच में हम लोग अनुपात का निशान लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग यानी a², लेकिन a का मान हमें यहाँ नहीं पता है, हमें किसका मान पता है, विकर्ण का। तो जब आपको विकर्ण का मान पता हो, वर्ग में विकर्ण का मान पता हो, तो विकर्ण वाला फार्मूला भी होता है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, विकर्ण का वर्ग बटे 2,
ठीक है। वर्ग के दो क्षेत्रफल होते हैं, आप उसको रट्टा मान लीजिएगा। पहला वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है जब हमें भुजा पता हो, यानी कि भुजा का वर्ग, और जब हमें विकर्ण पता हो उस कंडीशन में वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है विकर्ण का वर्ग बटे 2 होता है। इसमें को सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ है आपका आर स्क्वायर अनुपाते विकर्ण का मान कितना है, विकर्ण का मान ये 2r है, 2r का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4r²/2। ठीक है भैया। ये अब इसके 1 मिनट पेन का कलर दोबारा से चेंज करते हैं, नहीं तो उसमें कट फिट होने लगता है तो सही लगता नहीं है। ये r² और r² हो गया कैंसिल, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, 2 दूनी 4, और ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ 11 बचेगा। कुल मिला के आपका बचा 11/7 अनुपात यहाँ कुछ नहीं बचा है 1। अब इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनुपात में समीकरण को संतुलित करने के लिए जो नीचे वाली संख्या, देखिए यहाँ पहले में नीचे वाली संख्या कितनी है 7, उसका दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। उसका क्या करते हैं, दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तो पहली तरफ गुणा करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, दूसरी तरफ गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो पहले इधर क्या बचा है, इधर बचा है 11, इधर क्या बचा है 7, तो 11/7 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ग के विकर्ण से के माध्यम से वर्ग का क्षेत्रफल का वाला फार्मूला लगाएंगे और अनुपात ज्ञात कर लेंगे तो 11/7 इसका आंसर होगा। यानी कि आपका जो है विकल्प है वो पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा और इस प्रश्न का आंसर जो है वो आप रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, समझने और समझाने वाला प्रश्न था। 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 15 ग्राम होता है। अब इस प्रकार के प्रश्न में दिक्कत ये होती है कि इस 15 ग्राम को ऊपर लिखें या 5 किलोग्राम को ऊपर लिखें। ठीक है, यही हमारी दिक्कत होती है इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्नों में। तो देखिए जो पूछा जा रहा है उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो पूछा जा रहा है 15 ग्राम, 15 ग्राम कितना होगा, कितना प्रतिशत 15 ग्राम हुआ, यानी 15 ग्राम के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो पूछा जा रहा है उसे ऊपर लिखते हैं, जो दूसरी संख्या होती है यानी 5 किलोग्राम वो नीचे लिखते हैं। ये 5 kg है, इसको नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो प्रतिशत में हमारा आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे 2 मान दिए रहते हैं कितना प्रतिशत 15 ग्राम होगा तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। यही बार बार गलतियां होती है कि 5 किलोग्राम को ऊपर लिखें कि 15 ग्राम को ऊपर लिखें। ठीक है भैया, तो जो पूछा जाएगा 15 ग्राम ऊपर, दूसरी वाली संख्या नीचे, गुणे 100 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये दूसरा नीचे वाला किलोग्राम में है, इस ग्राम में बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऊपर वाला 15 ग्राम है, नीचे वाला 5। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाले 2 जीरो, नीचे वाले 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ 5 3 हो गया 15। अब जो बचा है पहले उसको लिख लो, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 10, 3/10। लेकिन अब यहाँ पर आपको भाग वाग नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये 0 है, 0 जब होता है तो क्या होता है, ऊपर से 1 अंक के बाद दशमलव आ जाता है, यानी कि 0.3 हमारा आंसर रहेगा। 0.3 ये प्रतिशत में ही आंसर आएगा आपका। तो कहाँ पर है, विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए आप सभी लोग। यदि वस्तुओं का 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। ठीक, अब इस प्रश्न में क्या करिए, हम लोग अपनी सुविधा के लिए बार बार हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ना लिखना पड़े, इसलिए जब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे तब भी आपको बता देंगे। और अभी भी आप समझ लीजिए कि क्रय मूल्य को हमेशा हम लोग x मान लेते हैं सवाल में। तो क्रय मूल्य हम हो गया x और विक्रय मूल्य हो गया हमारा y। तो जहाँ भी x लिखें उसको क्रय मूल्य समझिए, जहाँ भी विक्रय मूल्य लिखें उसको y आप समझिएगा। अब ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं के बराबर है, 15 वस्तुओं के बराबर है। यानी कि इसको लिखिए 15 और क्रय मूल्य का मान है x, तो 15x। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य में इस वस्तु का गुणा कर देंगे। ये किसके बराबर है, ये क्या है, समान है। समान का मतलब बराबर है, किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी कि 12 वस्तु और विक्रय मूल्य कितना है हमारा y। अब हमेशा विक्रय मूल्य हम बटे क्रय मूल्य हमें निकालना होता है, यानी y/x हमें निकालना होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। तो विक्रय मूल्य y होता है, क्रय मूल्य x होता है, ये हमें निकालना होता है। तो y निकालने के लिए x का त्रियक गुणा करके y के नीचे भेजो, 12 का त्रियक गुणा करके 15 के नीचे भेजो, तभी तो होगा। तो y/x बराबर हो जाएगा 15 बटे हो जाएगा भैया 12। ठीक,
y को x के नीचे भेजा, 12 को 15 के नीचे भेजा या गुणा करके। इसको 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो 3 पचे 15 और 3 चौक 12। तो यहाँ पर थोड़ा अलग से हम लोग मान लिख देते हैं कि y बटे x का मान कितना आ गया है 5/4। अब ध्यान से इस चीज़ को समझिए। देखिए y हमारा क्या है विक्रय मूल्य, x क्या है क्रय मूल्य, तो 5 क्या है हमारा विक्रय मूल्य, इसके सामने लिखा है ना, तो 5 क्या है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के आगे कितना लिखा है 4, यानी 4 हमारा क्या है क्रय मूल्य। तो इसके कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि 4 रुपए में खरीद कर कोई चीज़ को हम 5 रुपए में बेचते हैं। 4 रुपए में खरीद कर किसी वस्तु को हम लोग 5 रुपए में बेचते हैं, ये हमारा सीधा सीधा यहाँ पर कहने का मतलब है। तो 4 रुपए में खरीद कर अगर 5 रुपए में बेचोगे, 4 हमारा क्रय मूल्य, 5 हमारा विक्रय मूल्य, तो लाभ कितना होगा 1 रुपए का लाभ होगा। यही चीज़ हमें निकालने के लिए इतना हमें मेहनत करनी पड़ी। अब लाभ प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो आपको प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, उसे ऊपर लिखते हैं। लाभ कितना होता है 1 का। लाभ होता कहाँ से है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य से होता है, नीचे हमारा क्रय मूल्य होता है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 100 जब कैंसिल आउट होगा तो 25% आपका आंसर हो जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फिर से बताते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसे नीचे लिखते हैं और ये जो क्रय मूल्य होता है उसे नीचे लिखते हैं और हम मल्टीप्लाई बाई क्या करते थे 100। तो 25% विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अब आगे अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा तो इसको आपको मौखिक ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर ना सॉल्व कर पाए तो कम से कम 1-2 लाइन में ही इसका आंसर आपको निकाल लेना है, इतना लंबा चौड़ा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, इसमें आपको मध्यिका निकालनी है। मध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो हम आपके नंबर दिए होते हैं उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। चलिए ये आरोही क्रम पहले से ही दिया गया है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है और फिर आपका 16 है और फिर आपका 20 है। n का मान कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं तो n का मान 6 है। तो 6 क्या होता है सम संख्या होती है। तो जब सम संख्या होती है तो हमारा मध्यिका का फार्मूला किसी को याद है, आप लोग बता सकते हैं। ये अगर हमारा मध्यिका निकालनी हो और सम संख्या हो तो हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n/2 वां पद, ठीक है, प्लस n/2 + 1 वां पद, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 2, ये हमारा फार्मूला होता है। और n का मान कितना है 6। अब ध्यान से देखिएगा, इसको ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे, यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। n का मान कितना भैया, इस n का मान कितना भैया 6। तो जब 6 यहाँ रखेंगे, यहाँ n का मान, और यहाँ n का मान अगर रखना है हमें 6 तो 6 रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर तीसरा पद आएगा, तीसरा पद आएगा, ठीक है, तीसरा पद, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 2 का भाग जब 6 में देंगे 3 आएगा, प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 4, चौथा पद, यानी कि चौथा पद। और नीचे कितना है, नीचे कितना डिवाइड करना भैया 2 से। तो अब यहाँ पर आंसर लिख दो। तीसरा पद कितना, देखो ये लाइन जो है ना, इसमें देख लो तीसरा पद, तीसरे नंबर पर क्या है आपका 4 है, चौथे नंबर पर क्या है, चौथे नंबर पे 12 है, तो सॉरी तीसरे नंबर पे 10 है, चौथे नंबर पर 12 है। तो तीसरा पद कितना भैया आपका 10, चौथा पद कितना है भैया 12, इसमें करना है 2 का भाग, तो 10 और 12 जोड़ेंगे 22, 2 का भाग करेंगे हो जाएगा 11। तो कहाँ पर आपका विकल्प है, विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर टोटल सुपर टेट के 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये 10 प्रश्न कुछ सरल भी हो सकते हैं, कुछ कठिन भी हो सकते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं है। जो हमारे प्रैक्टिस सेट में प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगले 3 से 4 महीने तक लगातार आप अगर हमारे साथ बने रहते हैं तो यकीन मानिए गणित के आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर आपका गणित बहुत ही कमज़ोर है तो 12-15 नंबर तो आप आराम से ला सकते हैं, 15 नंबर तक आप अपना स्कूल ले आ सकते हैं। और गणित में आप थोड़े बहुत ठीक ठाक हैं तो हमें हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम गणित में 20 में से 20 प्रश्न सही करेंगे, तभी हमें मेरिट में हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है भैया, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा यदि कोई कमी रह गई हो वीडियो में, कुछ आपको पूछना हो, कुछ बताना हो या कोई आपको सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।